नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं मोदी सरकार के साहसिक फैसले की। एयर इंडिया को एक बार फिर से टाटा के हाथ में सौंपने का फैसला लिया गया है। आज हुआ एयर इंडिया का निजीकरण। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया की बोली। टाटा सन्स ने लगाई 18,000 करोड़ की बोली। अब एक बार फिर से टाटा की होगी एयर इंडिया। 68 साल बाद फिर टाटा की होगी एयर इंडिया। टाटा समूह के हाथ आया एयर इंडिया का संचालन। जमीन और दफ्तर रहेगा सरकार के पास और संचालन की जिम्मेदारी टाटा सन्स के पास होगी। आपको बता दें कि एयर इंडिया को खड़ा करना टाटा सन्स का ही काम था। टाटा सन्स ने आजादी से पहले एयर इंडिया की नींव रखी थी और बाकायदा इसका संचालन किया जाता था, लेकिन फिर राष्ट्रीयकरण के दौरान एयर इंडिया को सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। धीरे धीरे एयर इंडिया की हालत बिगड़ती चली गई और एयरलाइंस को बंद करना पड़ा। अब एयरलाइंस को एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है और टाटा सन्स ने इसके लिए 18,000 करोड़ की बोली लगाई। एक बार फिर से टाटा की होगी एयर इंडिया। 68 साल बाद टाटा की एयर इंडिया होगी, यानी कि जिसने शुरू किया एक बार फिर से नए सिरे से वो ही शुरू करेंगे। टाटा समूह के हाथ आया एयर इंडिया का संचालन। जमीन और दफ्तर रहेगा सरकार के पास और संचालन की जिम्मेदारी होगी टाटा सन्स के पास। आखिर क्या है तब और अब की तस्वीरों में? बात गहलोत, पायलट, माकन और डोटासरा की तस्वीर की। तब 27 फरवरी और अब 8 अक्टूबर। हेलीकॉप्टर में 7 की 4 की जरिए यात्रा की तस्वीर। दोनों तस्वीरों की घटनाओं में कुछ बातें कॉमन हैं। तब भी पायलट सबसे पहले पहुंचे थे स्टेट हैंगर, आज भी वो ही सबसे पहले पहुंचे। तब भी माकन और डोटासरा पहुंचे थे साथ और इस बार भी ऐसा ही हुआ। तब गहलोत और माकन साथ साथ बैठे थे, आज आमने सामने बैठे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही दोनों तस्वीरें। सियासी मिजाज समझने के लिए लोग जूम करके इन दोनों तस्वीरों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इन दोनों तस्वीरों के जरिए उस दौरान भी एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही थी और आज भी इसके जरिए एकता का संदेश देने की कोशिश कर रही है। और शायद संदेश ये है कि पार्टी के अंदर लोगों के बीच में मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। और जब भी पार्टी की बात आएगी सभी एक साथ एकजुट नजर आएंगे पार्टी के हित में फैसले करने के लिए। वहीं गुजरात प्रभारी पद पर डॉक्टर रघु शर्मा की नियुक्ति हो गई है। आखिर क्या है राजस्थान की राजनीति में इसके मायने? हर कोई इस सवाल का जवाब जानने में लगा हुआ है। रघु को आलाकमान ने सौंपी गुजरात जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गढ़ की जिम्मेदारी रघु शर्मा के कंधों पर सौंपी गई है। आपको बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत गुजरात के प्रभारी थे और बाकायदा बीजेपी के साथ टक्कर लेते हुए चुनाव में नजर आए थे। हालात ये थे कि जहां ये माना जा रहा था कि गुजरात में बीजेपी बड़े आसानी से जीत जाएगी, ऐसा हुआ नहीं था। और इस बार राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई। इस जिम्मेदारी के बाद प्रदेश में तीसरे पावर सेंटर बनकर उभरे हैं रघु शर्मा। गहलोत और पायलट के बाद उभरे तीसरे पावर सेंटर के तौर पर गुजरात में टिकट बांटने से लेकर पूरा चुनावी अभियान डॉक्टर रघु शर्मा की देखरेख में ही चलने वाला है। और रघु शर्मा अब करेंगे सीधे सोनिया और राहुल गांधी को रिपोर्ट। वैसे भी रघु का शुरू से रहा एक ही स्टैंड। उनकी पहली निष्ठा है केवल कांग्रेस आलाकमान के प्रति और शायद यही वजह कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी आलाकमान की तरफ से दी गई। उस राज्य की जिम्मेदारी दी गई जिसमें बीते चुनाव के अंदर कांग्रेस के 2 चाणक्य लगे थे, अहमद भाई पटेल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और अहमद भाई दुनिया में नहीं रहे। ऐसे में डॉक्टर रघु शर्मा को यह जिम्मेदारी मिलना यह बताता है कि आलाकमान का उन पर कितना विश्वास, उनकी रणनीति पर, उनकी सियासत पर, उनकी समझ पर कितना भरोसा है। और शायद यही वजह की डॉक्टर रघु शर्मा को गुजरात जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुजरात में क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों का इसे गढ़ माना जाता है, अभेद्य किला बीजेपी इसको मानती है। उस गढ़ को भेदने की जिम्मेदारी डॉक्टर रघु शर्मा को दी गई है, जबकि बीते चुनाव में
अशोक गहलोत ये जिम्मेदारी संभाल रहे थे और इस बार राजस्थान से डॉक्टर रघु शर्मा को यह जिम्मेदारी दी गई। इस जिम्मेदारी के बाद प्रदेश में तीसरे पावर सेंटर बनकर भी रघु शर्मा उभरे हैं, ये कहा जा सकता है। गुजरात में टिकट बांटने से लेकर पूरे चुनावी अभियान में डॉक्टर रघु शर्मा की चलने वाली है। उनकी देखरेख में काम होंगे, चाहे वो टिकट बांटना हो या प्रचार किस तरीके से करना हो, चुनावी कैंपेन किस तरीके से करना हो। और अब रघु शर्मा सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को रिपोर्ट करेंगे। वैसे भी रघु शर्मा के लिए कहा जाता है कि उनका सीधा स्टैंड है, उनकी पहली निष्ठा है केवल कांग्रेस आलाकमान के प्रति। लेकिन सवाल तो यह भी है कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ, अचानक पासा पलटा कैसे। डॉक्टर रघु शर्मा को एआईसीसी ने सौंपी गुजरात प्रभारी की जिम्मेदारी, ये तो अब हर कोई जानता है। लेकिन क्या ये कोई जानता है कि ऐन वक्त पर घोषणा हुई डॉक्टर रघु शर्मा के नाम की, और साथ ही रघु को दिया दादर नगर हवेली और दमन द्वीप का भी चार्ज। लेकिन इन बड़ी जिम्मेदारियों के बाद सवाल ये भी है कि क्या राजस्थान से रघु शर्मा का भार कम कर दिया जाएगा। मतलब ये कि चिकित्सा मंत्री के तौर पर कोरोना काल में उन्होंने बेहतरीन काम किया है, बेहतरीन प्रबंधन किया है, तो क्या इस जिम्मेदारी से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। फुल फ्लैज क्या वो गुजरात की जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। जानकार सूत्रों ने इस सवाल का जवाब दिया है ना के अंदर, यानी कि ऐसा कुछ नहीं होना। उन्होंने कहा कि राजस्थान में डॉक्टर रघु शर्मा के पास से मंत्री पद जाने के कोई आसार नहीं है, कोई संभावना नहीं है, क्योंकि गुजरात प्रभारी रहते रघु शर्मा पर होगी संसाधन जुटाने की बड़ी चुनौती। ऐसे में मंत्री पद जाने के बाद आखिर कहां से संसाधन जुटाएंगे डॉक्टर रघु शर्मा, इस सवाल है। ऐसे में आलाकमान नहीं लेना चाहता कोई रिस्क, उल्टे सरकारी कामकाज में डॉक्टर रघु शर्मा का रुतबा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अलबत्ता दूसरी तरफ राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल पर भी अभी असमंजस की स्थिति बनी है, क्योंकि पंजाब में प्रयोग फेल होने के बाद छत्तीसगढ़ का भी फिलहाल काम रुका हुआ है। सूत्रों के अनुसार मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी बने रहेंगे अपने पद पर, संभवतः इसीलिए लखीमपुर खीरी घटनाक्रम में आलाकमान के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए बघेल नजर आए थे। लेकिन सवाल यह भी है कि गुजरात में अब डॉक्टर रघु शर्मा के सामने चुनौतियां क्या क्या रहने वाली हैं। गुजरात प्रभारी बनने के बाद डॉक्टर रघु शर्मा की सबसे बड़ी चुनौती होगी अमित शाह। अमित शाह की रणनीति से निपटने का सबसे बड़ा टास्क रघु शर्मा का होगा। दूसरी चुनौती होगी विधानसभा चुनाव में संसाधन जुटाने की। फाइनेंशियली रूप से मजबूत बीजेपी का मुकाबला करने की चुनौती होगी। अहमद भाई के जाने के बाद गुजरात में नहीं कांग्रेस का कोई धनी धोरी। हाल ही में गांधीनगर महानगर पालिका चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त पिटाई हुई, जब 44 में से सिर्फ 2 सीटें ही वो जीत पाई और 41 पर बीजेपी जीती और ऐसा लगा मानो क्लीन स्वीप कर दिया। इस हार के बाद प्रदेश में गुटबाजी से जूझ रही पार्टी को एक बार फिर से एकजुट करने की भी चुनौती डॉक्टर रघु शर्मा के कंधों पर रहने वाली। हाल ही में पार्टी में उभरते 2 युवा तुर्क यानी कि जिग्नेश मेवाणी और हार्दिक पटेल के साथ तालमेल बैठाने की भी चुनौती डॉक्टर रघु शर्मा के कंधों पर होगी। साथ ही मीडिया प्रबंधन की भी रघु शर्मा के सामने बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि गुजरात में मीडिया का एक बड़ा वर्ग इस समय बीजेपी के नजदीक है, बीजेपी के निकट है। ऐसे में रघु के सामने कांग्रेस को एक बार फिर से गुजरात में फ्रंट फुट पर लाने की चुनौती हो। दूसरी तरफ राजस्थान में भी डॉक्टर रघु शर्मा के पास बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में रघु के सामने होगी अप डाउन करने की चुनौती, यानी कि गुजरात जाकर कांग्रेस को संभालना और राजस्थान में आकर मंत्रिमंडल को संभालना, अपने विभाग को संभालना। गवर्नेंस और गुजरात में संगठन से जुड़े कामों में संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती रघु शर्मा के सामने रहने वाली। अलबत्ता इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है डॉक्टर रघु शर्मा। वहीं एक अच्छी खबर और दूसरी परेशान करने वाली। अच्छी खबर यह कि खात्मे की तरफ है कोरोना, और परेशान करने वाली खबर यह कि अब लेप्टोस्पाइरोसिस ने चिंता को बढ़ा दिया है। प्रदेश में कुछ जिलों के अंदर सामने आए लेप्टोस्पाइरोसिस के केस अब तक सामने आ चुके हैं कुल 26 केस। चौंकाने वाली बात यह है कि अकेले जयपुर में 26 में से 18 केस आए हैं।
यानी कि लगभग 60% से ज्यादा केस अकेले जयपुर में आए हैं। जिलों की सूचना पर चिकित्सा विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। सभी सीएमएचओ को निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर के शर्मा ने पत्र लिख दिया है। बीमारी की पहचान, ट्रीटमेंट और रोकथाम को लेकर पत्र लिखा गया है। साथ ही आमजन को बीमारी के प्रति जागरूक करने के लिए भी निर्देश दिया गया। और हम भी आपको कहेंगे, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना की जद से निकले और इस बीमारी की जद में पहुंच जाए। सामर लेक एजेंसी के गठन को मंजूरी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूर किया प्रस्ताव। चिल्का और दुकटक के बाद स्वतंत्र एजेंसी वाले देश की तीसरी झील होगी सामर। एजेंसी के क्षेत्राधिकार में होंगे जयपुर, अजमेर, नागौर जिले। एजेंसी का पृथक सीईओ किया जाएगा नियुक्त। एचओडी की पावर होंगे उनके पास। ईपी एक्ट और वेटलैंड नियमों के तहत विधिक एजेंसी होगी सामर लेक एजेंसी। मंगलवार को आदेश जारी होंगे। वित्त को भेजा जाएगा बजट का तकनीमा। साल 2019 से चल रहे थे एजेंसी गठन के प्रयास। एजेंसी गठन में प्रमुख सचिव श्रेया गुहा की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। और अब बात करते हैं इटली के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। ओम बिरला और इंडोनेशियाई प्रतिनिधि सभा अध्यक्ष डॉक्टर पुआन महारानी की भेंट हुई। G20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के सम्मेलन के दौरान यह भेंट हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बिरला ने पुआन महारानी को इंडोनेशिया की पहली महिला संसद अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। निर्धनता को कम करने के क्षेत्र में पुआन महारानी का योगदान बेहद सराहनीय और उसको ओम बिरला ने सराहा। बिरला ने भारत और इंडोनेशिया के प्राचीन और घनिष्ठ संबंधों का भी स्मरण किया, जिक्र किया। लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों में आस्था दोनों देशों की पहचान रही है। व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्षेत्र में भी भारत और इंडोनेशिया का सहयोग बढ़ रहा है। हिंद महासागर में भारत इंडोनेशिया पड़ोसी हैं। ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने में साझेदारी पर बिरला ने बल दिया है। जलवायु परिवर्तन पर दोनों देश गंभीर हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सहभागी बने हुए हैं। कोरोना को नियंत्रित करने में इंडोनेशिया को भारत के आवश्यक सहयोग के लिए आश्वस्त किया गया। कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने में इंडोनेशिया के सहयोग के लिए आभार जताया गया। दोनों देशों के बीच पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी बढ़ाने पर भी बिरला और महारानी सहमत हैं। दोनों देश जल्द देंगे भारत इंडोनेशिया फ्रेंडशिप ग्रुप को अंतिम रूप। इससे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग बढ़ेगा। इंडोनेशिया के सांसदों को भारतीय संसद की संस्था प्राइड के माध्यम से प्रशिक्षण को लेकर भी बात हुई। इंडोनेशिया में रह रहे 1.25 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच मजबूत कड़ी है। स्पीकर ओम बिरला के ओएसडी राजीव दत्ता भी इस दौरे में उनके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक बार फिर से बड़ा निर्णय लिया है। देश के विभिन्न हाईकोर्ट के लिए कॉलेजियम ने सिफारिश भेजी है। 6 हाईकोर्ट के लिए 23 नामों की अनुशंसा की गई है। राजस्थान के लिए 5, पंजाब हरियाणा के लिए 10, कलकत्ता के लिए 2, कर्नाटक के लिए 4, इलाहाबाद के लिए 1, मद्रास के लिए 1 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के लिए अनुशंसा की गई। कॉलेजियम के फैसले से राजस्थान हाईकोर्ट को 5 नए जज मिलेंगे। जोधपुर के कुलदीप माथुर और रेखा बोराना का नाम इसमें शामिल है। जयपुर से मनीष शर्मा और समीर जैन के नाम की सिफारिश हुई है। न्यायिक सेवा के अधिकारी शुभा मेहता का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में जज के कुल 50 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 38 स्थायी और 12 अतिरिक्त जज के पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में 21 पद पर जज का काम चल रहा है और बाकी पद रिक्त चल रहे हैं, यानी उन पर कोई जज नहीं। वहीं प्रदेश में गहराए बिजली संकट का भीषण साइड इफेक्ट। सर्दी के हाट से पहले पसीना पसीना उपभोक्ता, कोयले की किल्लत और मानसून की विदाई के चलते एकाएक बढ़ा पावर क्राइसिस। ग्रामीण इलाकों में जहां 5 से 10 घंटे की बिजली कटौती अभी से की जा रही है, वहीं कस्बाई और छोटे शहरों में भी पावर कट की मार आम आदमी के पसीने छुड़ा रही है।
हालांकि बिजली कंपनियों की पावर ट्रेडिंग सेल मैनेजमेंट के अंदर लगी हुई है, लेकिन अभी तक जनता को नहीं मिल रही बिजली कटौती से राहत और इसके पीछे की बड़ी वजह कोयले की कमी। ऐसा कहा जा रहा है कि जिन खदानों से कोयला राजस्थान को मिलता है वहां मानसून के दौरान खदानों में पानी भर गया और इसलिए कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही। बात करते हैं वल्लभनगर और धरियावद की, जहां कांग्रेस की विशाल जनसभा देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन, सचिन पायलट और डोटासरा ने संबोधित किया। दोनों जनसभाओं में एकजुट दिखी कांग्रेस पार्टी। सभा स्थल पर भीड़ को लेकर आकलन किया गया। वल्लभनगर में 8 से 10 हजार लोगों की भीड़ जुटने का आकलन किया गया। धरियावद में 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ जुटी। भरे मैदान देखकर गदगद नजर आए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अजय माकन। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की है जब वल्लभनगर और धरियावद में कांग्रेस की विशाल जनसभा चल रही थी। मंच से एकजुटता का संदेश दिया गया तो मंच के नीचे से भारी समर्थन ये बता दिया कि किस तरीके से कांग्रेस के साथ धरियावद और वल्लभनगर में आम जनता जुड़ी हुई है, आम जनता उनके साथ खड़ी है। वहीं एक बार फिर से चला गहलोत का जादू। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा बने गुजरात के प्रभारी। पिछले गुजरात चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रभारी थे। अब गहलोत की जगह रघु शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। रघु की नियुक्ति से गहलोत की अहम भूमिका कही जा सकती है। इस नियुक्ति से प्रदेश की राजनीति में बड़ा संदेश गया है, बड़ा मैसेज गया है। आलाकमान भी किसी विश्वास पात्र को देना चाहता था जिम्मेदारी, क्योंकि मोदी शाह के गढ़ में चुनाव लड़ना आसान काम नहीं है। वहीं ब्राह्मण कार्ड भी खेल दिया कांग्रेस ने। चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं डॉक्टर रघु शर्मा। करीब 18 दिन पहले रघु और पायलट दोनों गए थे राहुल के घर पर, लेकिन कल नियुक्ति के आदेश आए डॉक्टर रघु शर्मा के। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में भी रघु शर्मा का कद बढ़ गया है। वहीं जिम्मेदारी मिलते ही जुटे डॉक्टर रघु शर्मा। गुजरात कांग्रेस प्रभारी जिम्मेदारी मिली है रघु शर्मा को। कल गुजरात दौरे पर जाएंगे रघु शर्मा। प्रभारी बनने के बाद पहला गुजरात दौरा होगा रघु शर्मा का। गुजरात में कांग्रेस को मजबूती से खड़ा करेंगे रघु शर्मा। 2022 चुनाव में गुजरात में कांग्रेस परचम लहराना रघु शर्मा का लक्ष्य होगा और चुनाव प्रबंधन में माहिर माने जाते हैं डॉक्टर रघु शर्मा। और चूंकि अब वो गुजरात के प्रभारी बन गए हैं, जाकर अपनी टीम को तैयार करेंगे और कल वो गुजरात जा रहे हैं। अभी तक आपने वर्क फ्रॉम होम सुना होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं वोट फ्रॉम होम की। निर्वाचन विभाग की इस मुहिम की कर रही सभी तारीफ 80 साल के बुजुर्ग, दिव्यांग वोटर्स और कोविड संक्रमित मतदाताओं के लिए यह व्यवस्था की गई। पोस्टल बैलेट की प्रक्रिया के तहत 3 तरह के पात्र मतदाताओं से संबंधित बीएलओ ने आवेदन लिए। 12D में इस आवेदन के जरिए विभाग दे रहा उन्हें पोस्टल बैलेट की सुविधा। अब इसे सफल करने की जिम्मेदारी आरओ के कंधों पर होगी। उन्हें उपचुनाव में पात्रों को ज्यादा जागरूक करके इसे सफल करना होगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम के इस दौर में वोट फ्रॉम होम कराना यकीनन निर्वाचन विभाग का एक सराहनीय कदम है। राम भरोसे चल रहा प्रदेश का पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग। गत 19 दिन से रिक्त पड़ा विभाग के निदेशक का पद। 19 दिन पहले निदेशक रहे प्रकाश चंद्र शर्मा का तबादला हुआ था। 19 दिन से किसी भी अधिकारी को निदेशक पद पर नहीं लगाया गया और न ही अतिरिक्त जिम्मेदारी। ऐसे में पर्यटन सत्र के दौरान निदेशक का पद रिक्त रहने से नीतिगत फैसले ठप हो चुके हैं। प्रकाश चंद्र शर्मा रिलीव होने से पहले किसी को भी चार्ज देकर नहीं गए। नियमानुसार विभाग की उपनिदेशक कृष्णकांता शर्मा को चार्ज देना था। परंपरागत रूप से आरएएस अधिकारी को लगाया जाता है निदेशक पद पर, लेकिन 19 दिन से ये पद खाली चल रहा है और वो भी कब, जब राजस्थान धीरे धीरे पर्यटन की स्थिति में वापस आगे बढ़ रहा है।